हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड के द्वारा जो सरकारी मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट करेगी। ठीक है, इसलिए जरा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखिए ध्यान से। ठीक है, इसमें कोई आपको कमी, ठीक है, और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और कहीं कमी हो तो कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन हम लोगों को टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें डील करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो लंबा होगा। समय को ना गंवाते हुए हम अपने काम की ओर प्रस्थान करते हैं। आप अपना फोकस बोर्ड पे कीजिए। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, ये आ गया आपका हुलुलुलु पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, मार्कर ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है ठीक है, ठीक, बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है 1 लाख रुपया का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से क्या बनता है? तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से आपका छाया बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा हम डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि 80 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये दोबारा वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले वीडियो बनाया लेकिन आवाज इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। जबकि आपका क्षमता पूछ देता क्षमता, तो क्षमता आपका 0 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? ठीक है, उत्तल लेंस आपका ये है। ठीक है, ये इसका फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, मीटर में दिया है ना तो मीटर। ठीक है, 1/f का भी मान 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, बराबर 1 डायोप्टर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी मतलब which of the following lens is called diverging lens? डाइवर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका अवतल लेंस को, सॉरी हाँ अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, जरा भी डॉट हो रहा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, इसलिए चाल भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो लेंस में क्या होता है? लेंस का आवर्धन मैग्नीफाइंग फॉर्मूला जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि सेंटीमीटर में है, वस्तु की ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कोई मात्रक बचा क्या? नहीं बचा, इसलिए क्या होगा? मात्रक भिन्न अर्थात यूनिट लेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? यूनिट डी में है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत? क्लियर आ रहा है ना? सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है? ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यदि पूछ दे कितना होता है तो क्या मारेगा? 2.42 मारेगा। ठीक है, 2.42 मारना है।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अभिसारी लेंस, क्या बोल रहा है, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, सदैव आपका बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस हमेशा क्या बनाता है, सदैव वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का एग्जाम्पल है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। प्राथमिक रंग होता है BGR, ब्लू ग्रीन रेड। ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू मीन्स नीला, ठीक है, ग्रीन मीन्स हरा, आर फॉर रेड, रेड मीन्स लाल, अर्थात तीनों सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वीडियो थोड़ा स्पीड में बन रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। वेयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट, ये होता है आपके रेटिना में, रेटिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इन रेटिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दूरदृष्टि के उपचार के लिए, सॉरी, दूरदृष्टि के उपचार के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है, एकदम नोट करके रखना है। ठीक है, यदि बेलनाकार पूछ देता है, बेलनाकार किसके लिए, तो ये होता है जरा दृष्टि दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है, 1/16 सेकेंड, अर्थात किसी भी वस्तु का मानव नेत्र पर प्रभाव कितना समय तक रहता है, 1/16 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि वाट यानी शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, शक्ति P बराबर W/T, ये W क्या है, वर्क है, वर्क का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, और समय का क्या होता है, सेकेंड, यानी ये क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, इसी को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। यानी तो ये वाट किसके बराबर है, जूल प्रति सेकेंड के बराबर है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जा रहा है। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में छपेगा। ठीक है, इसलिए हिलना नहीं है। ठीक है, और खासकर एग्जाम तक यदि मेरे साथ रह गए, ठीक है, मेरे चैनल पर बढ़ के, तो आपका 50 में यानी कि 48 कितना 40 आएगा ना, और 40 में 40 क्वेश्चन सही होगा, एक भी मिस हो गया तब आप बोलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट को ही क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, क्या होता है, हम क्या बोले थे कि शक्तिशाली आदमी से लगोगे तो क्या लगाएगा, वाट लगा देगा, क्या लगाएगा, वाट, यानी शक्तिशाली से लगोगे तो वाट लगाएगा, मतलब क्या, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ठाक, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, क्या होता है, जो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत, ये लाल मार्कर ठीक चलता है,
लाल में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, यदि दिक्कत है तो कमेंट कीजिए कि नहीं लाल ठीक नहीं, वही ठीक है तो वही रखेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लाल ज्यादा बेस्ट लग रहा है दिखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जबकि विद्युत घंटी यदि पूछ देता, कौन घंटी? विद्युत घंटी, ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक मिली एम्पियर, एक मिली है, मिली एम्पियर, एक मिली हटाएंगे तो मिली का मतलब क्या था? 10⁻³ यानी कि ये एक गुना इतना इतना हो जाएगा, मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये डॉट 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 जोड़ते जाइए, इसका मान वैल्यू बढ़ते जाएगा। अर्थात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में? सीरीज कॉम्बिनेशन करना होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर ए 21 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली, आपका जो घर में खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, होता है, उसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम की कुंडली बनी रहती है। ठीक है, यदि आयरन पूछ देता, आयरन जिससे हम लोग कपड़ा इस्त्री जिसको बोलते हैं, जिससे आयरन करते हैं, ठीक है, वो इस्त्री में भी क्या रहता है? आपका नाइक्रोम का ही कुंडली बना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए which among the following is responsible for global warming? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? यानी कि उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन इसे कहा जाता है जो कि पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है। ठीक है, अर्थात जो समाप्त योग्य है। ठीक है, तो पेट्रोलियम भी कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त होगा, कोयला भी क्या हो जाएगा? समाप्त होने योग्य है। अर्थात ये तीनों क्या है? तीनों ही क्या है? आपका जीवाश्म ईंधन है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अभी आपका रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है। ठीक है, 1 से 2 दिन में आपको आपके बीच हम लाइव भी आ जाएंगे, वाईफाई लगने के तुरंत बाद लाइव आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 25, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उसमें होती रहती है। जबकि परमाणु बम का बात कर देता, ठीक है, बम जो एटम बम होता है, तो उसमें जो ऊर्जा का यानी कि स्रोत है वो होता है नाभिकीय, यानी परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि सूर्य और तारा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई बकवास नहीं, सिर्फ वल्लिक आपको क्या दिया जा रहा है? कंटेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो टिहरी बांध, ठीक है, ये उत्तराखंड में टिहरी नदी पर ही बनाया गया है। इसका उद्देश्य था भूमि का सिंचाई, मतलब खेती का पटवन करना, इससे बिजली पैदा करना और इससे अगल बगल के इलाकों में जल की आपूर्ति की जा सके। अर्थात ये तीनों क्या है? टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27
खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना मतलब वही जो बच्चा मेला जाता है खरीद कर लाता है, उसके अंदर पेंसिल और बैटरी होता है ना, वो सूखा सेल होता है। उसमें क्या पानी होता है? नहीं, उसमें पानी नहीं, उसमें क्या होता है? सूखा रहता है। उस फोड़ने के बाद उसको फोड़ के देखिएगा क्या निकलता है, कार्बन निकलता है ना, तो वो क्या होता है? सूखा होता है। अर्थात ये किसमें क्या होता है? सूखा सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको चुपचाप बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। H2O में यदि करंट देंगे तो ये H2 अलग, ऑक्सीजन क्या होगा? अलग। ये कैथोड पर, ये एनोड पर। हमको पूछा है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यदि स्पीड में हम बोल रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, स्लोली पढ़ाएंगे तो थोड़ा स्पीड रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, स्पीड नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड से कार्बन रिएक्शन करेगा, तो ये जिंक विस्थापित होकर कार्बन के पास आ गया, यानी क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन यहाँ क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है? उपचयित, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, वीडियो क्लियर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जस्ता मतलब Zn, तनु मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जल की मात्रा ज्यादा हो, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? इसका ये प्लस प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ZnCl और H2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा गैस बनेगा? ये बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक करके देखना है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहां से छूट नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? ये कर देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर देता है? चूने के पानी को दुधिया मतलब दूध के जैसा कर देता है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन है? तो बुझा हुआ चूना आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये यदि पूछे, ये जिंदा चूना है। ये क्या है? आपका जिंदा चूना है। जिंदा चूना है, ये क्या है? जिंदा चूना, या इसी को बोलते हैं कली चूना। कली चूना। और ये आपका क्या है? बुझा चूना। इसमें पानी मिला है, ये बुझा चूना है। ठीक है, ये बुझा चूना है। जिंदा चूना पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी को कली चूना। ये आपका क्या है? ये आपका संगमरमर है। संगमरमर, इसी को खरिया बोलते हैं। इसी को खरिया बोलते हैं, इसी को चौक बोलते हैं, जिससे मास्टर साहब स्कूल में क्या करते हैं? बोर्ड पर लिखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंत मंजन, जगरा से मुंह धोते हैं। ठीक है, तो दंत मंजन प्राय किस प्रकृति का होता है? ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जितना भी खट्टा पदार्थ होता है, सारे खट्टे पदार्थों में लगभग क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है। ठीक है, और 6 से 8% एसिटिक एसिड को ही क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। लाल चींटी, लाल चींटी जानते हैं? छोटा छोटा लाल चींटी होता है, जिसको हम लोग गांव घर में लहर चुट्टी बोलते हैं। काट लेता है तो लहरने लगता है। लहरने लगता है ना, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जितना भी डंक मारने वाला चीज होता है, डंक मारने वाला जो काटेगा डंक मार के, सब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मिक अम्ल हो गया, सॉरी हाँ, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। बिरनी हो गया, बिच्छू हो गया, बर्रू हो गया, सब में यही पाया जाता है। बिरनी भी काटता है तो उसमें भी कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल निकलता है। ये एक प्राकृतिक अम्ल है। ठीक है, उसके बाद ये लैक्टिक अम्ल, दही में क्या पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। जैसे टमाटर पूछ जाता है टमाटर में कौन? तो टमाटर में ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जिसको आप नहीं जानते हैं उसको नोट भी करते जाना है साथ ही साथ। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो क्वेश्चन नंबर 34 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। देख दोस्त, देख रहे सोना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH का होल 2, इसी को कहते हैं इनो। क्या कहते हैं इसी को? इनो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम का दूध, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2। इसका काम कहाँ होता है? अपच को ठीक करने में, अपच, अपच को ठीक करने में इनो अर्थात MgOH का होल 2। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका pH मान क्या होता है? 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा हमने 2 क्वेश्चन को बताया, उसको भी आपको नोट करते जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि जिंक का अयस्क है, जिंक मतलब Zn, Zn का परमाणु संख्या 30 होता है, ये याद रखना है। जिंक का जो अयस्क होता है यानी कि जिंक जस्ता का अयस्क, ठीक है, तो जस्ता का अयस्क हो जाएगा जिंक ब्लेंड, जिससे जस्ता का निष्कर्षण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये जो है ना आपका एल्यूमिनियम का है, किसका है? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है। सिनेबार किसका है? सिनेबार आपका पारा का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जो नहीं जानते उसको नोट करते जाना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, ठीक है, वह धातु जो केवल अम्लराज, एक्वारजिया, राजशाही में घुलता है, वह होता है आपका सोना, ठीक है। तो यानी कि अम्लराज में इतना पावर होता है वह सोना को भी अपने में घुला सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोना, ठीक है। अब बात कर लेते छोटा अम्लराज। अम्लराज जो होता है ना, ठीक है, HNO3 और क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये क्या होता है? ताजा मिश्रण होता है। कौन? यानी एक्वारजिया, जिसको अम्लराज कहा जाता है, एक्वारजिया अम्लराज, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं बना था? आयनिक यौगिक मतलब जो यानी कि प्लस और माइनस में नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये Ca+Cl-, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अर्थात ये पर इस पे क्या होता है? इस पर यानी कि ऑक्सीजन भी माइनस, कार्बन भी क्या है? दोनों पे माइनस है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आयनिक यौगिक नहीं बना रहा है, मतलब ये नहीं बना रहा है, मतलब यही सही है। ये सब तो बना रहा था ना, ठीक है, इसलिए सही नहीं होगा। कौन नहीं बना रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। बी कंफर्ट, ठीक है, बी कंफर्टेबल, एकदम तनिको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर एग्जाम तक बने रहिए, आपके एग्जाम को बेस्ट से बेस्ट बना देंगे, ठीक है। बेहतर नहीं, बेहतरीन बना देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम के क्या है? हीलियम गैस है। हीलियम कैसा गैस है? तो हीलियम आपका अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा है? अक्रिय गैस है। बात करते हैं अक्रिय गैस की, तो ग्रुप नंबर 18 या इसी को जीरो ग्रुप या इसी को इनर या इसी को अक्रिय ग्रुप कहा जाता है। इसमें क्या होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है। ये ग्रुप नंबर 18 जीरो ग्रुप, अक्रिय गैस, नोबेल गैस, इनर गैस कहा जाता है ग्रुप नंबर 18 को। इसमें याद रखने का ट्रिक भी बताए थे कि हेमा मालिनी ने, ठीक है, हेमा मालिनी ने आमिर की जमानत रोकी, ऐसे ट्रिक भी बताया था, ठीक है। तो ये हीलियम हो गया, ये भी अक्रिय है, नियॉन भी अक्रिय है, आर्गन भी अक्रिय है, क्रिप्टन, जेनन, रेडन सब क्या अक्रिय। यदि क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में कि 2 अक्रिय तत्वों के नाम लिखे तो लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा उपयोग का। हीलियम का उपयोग किया जाता है वाइजॉन के टायरों में, ठीक है। नियॉन का उपयोग किया जाता है टेस्टर, जो कि बिजली चेक करते हैं, रंगीन लाइट में भी किया जाता है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, ठीक है। ये जेनन को अजनबी गैस कहा जाता है, जबकि हीलियम के बाद क्या, सॉरी, अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन होता है? रेडन होता है। इस बात को नोट कर लेना है, ठीक है। क्या बोले उसको रिपीट करके पीछे देख लीजिए क्या बोले, ठीक है। वीडियो लंबा होगा इसलिए हम रिपीट नहीं कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आधा पड़ा हम लोगों ने पार कर लिया, 80 में 40 पर आ गए हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक धातु है, सॉरी धातु नहीं पदार्थ बोला है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। हीरा का अपर्तनांक 2.4
2 होता है, इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है। हीरा चमकता क्यों है, TIR। ये भी पूछता है कि हीरा चमकने का क्या कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस बात पर भी ध्यान देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र यानी फॉर्मूला C6H6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच यानी H2 यानी HH ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन हीलियम के क्या है यानी कि निकट है, तो हीलियम की तरह ये भी क्या होना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है, अर्थात इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये और ये इसका ले लेगा, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के फलस्वरूप इनका बॉन्ड बना, अर्थात दोनों के बीच क्या हुआ, एकल बॉन्ड बना, एकल यानी सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। यदि त्रिय आबंध का एग्जांपल जानना है तो ये नाइट्रोजन के बीच बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन के बीच पूछ देता है तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। बाद में के दोनों एग्जाम्पल को नीचे भी बगल साइड में लिख लेना कहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारे विद्यार्थी जी कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना जल का सूत्र पहले होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसी को कहते हैं बोझा चूना, इसको क्या कहते हैं, बोझा चूना। और नाम बोलेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। कमेंट करके बताइए यस या नो, ठीक है। कौन कौन चाहता है कि हम ना पास करके मम्मी पापा का सीना गर्व से चौड़ा करें, कमेंट में 1 लिखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र C/H22O11 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है C2H4, ठीक है, इथीन, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इथीन, ईथ और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ईन लगेगा, इथीन, ठीक है, इथीन। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन कौन जिला से कहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अपना अपना नाम, अपने जिला का भी नाम कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मानदंड अपनाया था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल दिया, ठीक है, किस आधार पर दिया था, तो मेंडलीव ने अपना जो पीरियडिक टेबल दिया था ये परमाणु भार अर्थात परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर का है, बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और यदि इसके बारे में और थोड़ा जानना चाहते हैं तो देखिए मेंडलीव, ठीक है, सबसे पहले यानी कि आवर्त सारणी को सजाने के लिए जो आया था, तत्वों को सजाने का काम किया था डोबे राइनर ने। तो डोबे राइनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम किसने दिया था, डोबे राइनर ने त्रिक नियम दिया। उसके बाद आया न्यूलैंडस ने आपका कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंडस ने दिया, न्यूलैंडस। ये पहली बार सजा था 1829, उसके बाद 1863 में आपका न्यूलैंडस ने सजा दिया, अष्टक नियम दिया। उसके बाद आपका आया कौन, यानी कि मेंडलीव चचा है, कौन है, मेंडलीव चचा है। और इन्होंने पहली बार क्या किया, तत्वों आवर्त सारणी सजा दे, आवर्त सारणी सजा किसने, यानी कि मेंडलीव ने। इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, ठीक है, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और ये इन तीनों ने जो सजाया था तत्वों को, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर ही सजाया था, ठीक है। लेकिन ये तीनों सफल नहीं हो पाया, हालांकि मेंडलीव चचा एकदम लगभग पीरियोडिक टेबल को उखाड़ ही दिए थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी थोड़ा सा कमी रह गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के लिए समस्थानिकों का स्थान नहीं छोड़ा था। उसके बाद लास्ट में आए कौन, मोसले चचा। हैकर हम एकदम पूरा इज्जत करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को यही उखाड़ा, ठीक है। तो मोसले चचा है, और मोसले चचा ने 1913 ईस्वी में, ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया, फैलन कर दिया। और इन्होंने परमाणु क्रमांक
के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजा दिया। ठीक है, तो दोस्त इस क्वेश्चन से हमने इतना क्वेश्चन सीख लिया। ठीक है, बात को एकदम लिख लेना है, छाप लेना है, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। अब क्षार धातु का बात करते हैं तो वर्ग, आवर्त सारणी में वर्ग होता है, ऊपर से नीचे रखे तत्वों को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ग फर्स्ट ए के धातु को क्षारीय धातु कहा जाता है। इसमें जो तत्व है हमारे लिए ना कर, ठीक है, रब से फरियाद, ये है। ठीक है, मतलब हीलियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है, क्रिप्टन, रुबिडियम, यही से सीजियम, फ्रांसियम है। ठीक है, इसमें जितना भी तत्व है ये सारे सारे क्या है, क्षारीय धातु के। इसके अलावे ऑप्शन में चेक कर लीजिए तो क्षार धातु कौन है, हाइड्रोजन है, नहीं है, ठीक है। लिथियम है, हाँ सर लिथियम है, तो ये क्या है, क्षारीय धातु ही है। ठीक है, तो ये क्षारीय धातु तो नहीं ना छटना है। ठीक है, क्षारीय धातु नहीं है, ये क्षारीय धातु है, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, सोडियम भी क्या है, क्षारीय धातु, ये भी उत्तर नहीं होगा। रुबिडियम भी इसमें है, ये भी क्षारीय धातु है, ये तीनों क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु है नहीं कौन, ये मैग्नीशियम क्या है, क्षारीय धातु नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है। हेलोजन, ठीक है, हेलोजन यहाँ दिखाई दे रहा है इस जगह। ठीक है, हेलोजन, तो ग्रुप नंबर 17 को ही क्या कहते हैं, हेलोजन। ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं, हेलोजन परिवार, हेलोजन। इसमें क्या है, फिर कल बाहर, ठीक है, आई आंटी। ठीक है, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन इसमें है। ठीक है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन ही क्या होगा, हेलोजन समूह का सदस्य होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक है, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, जो कि क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस बात को भी नोट कर लेना है 2000 के नोट में। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा आपके बिहार बोर्ड के साइंस के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जिंक का बात करें, संकेत होता है Zn, परमाणु संख्या होता है 30। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर का है डी में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है कि आप कम से कम 30 तक परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु संकेत भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका संकेत का पूछेगा, एक क्वेश्चन परमाणु संख्या से बनना ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो दान करता है वह धनात्मक धनायन बनाता है। और इलेक्ट्रॉन दान कौन करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है धातु, इलेक्ट्रॉन दान करता है धातु। इलेक्ट्रॉन दान करके अपने ऊपर प्लस लाता है, और धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करके अपने ऊपर माइनस लाता है। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक है, तो विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, और धातु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए में ही है। ठीक है, बोलो बाके लाल बिहारी लाल की जय। क्या, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर ए, बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है, हम लोग 50 क्वेश्चन क्रॉस कर गए हैं और बचा है 30। ठीक है, इंतजार का घड़ी जल्दी खत्म होगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी। ठीक है, ये बात है लगभग 1740 की। ठीक है, वहां पर की स्थानीय महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये गांव का नाम था खेजरी गांव, खेजरी गांव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया नहीं क्वेश्चन, ठीक है हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का इसमें क्या कारण हो सकता है, एक ही कारण हो सकता है, वन रोपने से तो और पर्यावरण ठीक होगा। ठीक है,
अधिक पेड़ पौधा होगा तो भी ठीक होगा। ठीक है, मतलब यदि जनसंख्या बढ़ेगा, मानव की जनसंख्या बढ़ेगा, जब आदमी बढ़ेगा तो रहने के लिए घर चाहिए, और घर बनाने के लिए जंगल को काटना होगा, जिससे पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका यह है सर कि पुनर्चालन, मतलब वही चीज को बार बार उपयोग करना है, वस्तु का पुनर्उपयोग करना है, वस्तु का उपयोग में कमी लाना है। ठीक है, कम से कम उपयोग किया जाए। जैसे मोटरसाइकिल है तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम उपयोग करेंगे, कम दूरी जाना हो तो पैदल जाएंगे, बहुत ज्यादा जरूरी हो तब उसका उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अर्थात ये तीनों क्या है, सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में आपका किसका होता है, अर्धचालक। इसमें अर्धचालक कौन है, सिलिकॉन है, और जर्मेनियम रहता तो जर्मेनियम भी होता है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सौर सेल से बिजली उत्पादन करने की संभावना भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है। ये राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, वहां गर्मी ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए सौर सेल से ऊर्जा प्राप्त करने की सबसे ज्यादा संभावना कहा हो जाएगा, राजस्थान। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस है। ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, यानी कि बी में है, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, ठीक, दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। है जो दिख रहा है, क्या कहते हैं इसको, ये कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं, एनामेल। ठीक है, अब बात आता है दांत का। ठीक है, तो मनुष्य में टोटल जो दांत होता है, दांत टोटल होता है 4 प्रकार। दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर होता है। ठीक है, अब देखो, यानी कि मनुष्य के जीवन काल में, यानी टोटल पूरा ऑल ओवर बात करें, मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत। ठीक है, 52 दांत में 20 ठो क्या होता है, दूध का दांत होता है, जो टूट जाता है तो कितना बचा, 32 दांत। अर्थात एक वयस्क मनुष्य में दांत क्या होता है, 32 दांत होता है ना, कितना दांत होता है, 32। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, पेट अर्थात अमाशय में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 58 का आ रहा है कि कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा को पचाने के लिए सहायक होता है लाइपेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि पीत रस का रंग कैसा होता है। पीत का रंग, मुर्गा काटा है, मुर्गा का जो पीत का थैली होता है कैसा होता है, ये हरा रंग का निकलता है। पीत कैसा होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है, पौधों में श्वसन होता है। श्वसन मतलब पौधा जो सांस लेता है, किससे लेता है, तो देखो दोस्त, तो पौधा जो सांस लेता है, यानी श्वसन और उत्सर्जन, यानी श्वसन की प्रक्रिया प्लस जो बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कहां से करता है, पत्तियों से ही करता है। इसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन भी कहां से होता है, तो पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन भी पत्तियां से, सांस भी लेगा पत्तियां से ही लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थी जी कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, यानी कि व्हिच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एट नाइट, यानी कि रात में पेड़ पौधे किस गैस को बाहर निकालते हैं, ये निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। किसको निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसीलिए पेड़ पौधे के नीचे, ठीक है, रात्रि में सोने से मना किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए क्या है, सेहत के लिए, हमारे लिए हानिकारक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड और कुछ बात करना है तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, 0.03%। और इसका यदि हम
प्रकृति जानना चाहते हैं तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और भी जानना है, नाइट्रोजन के परसेंट है 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन का बात करें वायुमंडल में कितना है, 21% है। इस सब बात को भी एक्स्ट्रा नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्या पता है एग्जामिनर क्या पूछ दे। ठीक है, चारों तरफ से तैयार रहना होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूर्ण रूप भी पूछ देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कितना बनता है, ये एटीपी के 38 अणु, कितने अणु, एटीपी के 38 अणु। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है। देखो दोस्त, ठीक है, हम अच्छा से समझा देते हैं, एक भी क्वेश्चन यहां से मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, ये होता है ब्लड प्रेशर। तो एक वयस्क मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोला जाता है। ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक। इस यहाँ पूछा क्या है, डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक का वैल्यू कितना, 80। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन क्या है, ए में है। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, मापने वाले यंत्र को स्फेगनोमीटर, माइनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बना, समझ में आया 4 क्वेश्चन क्या क्या बना। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ठीक है, पूछेगा सिस्टोलिक का मान 120, डायस्टोलिक 80। ठीक है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फेगनोमीटर कहते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, चला क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि पौधों में सर्जी वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से जल अवशोषित करते हैं, और जिस जल का यानी जितना जल उपयोग करना रहता है कर लेता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो बच जाता है उस जल को बाहर करना होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्प बनाकर पत्तियों के माध्यम से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि ये जो अस्थि है, अस्थि जैसे कान में जो अस्थि होता है ना, ठीक है, अस्थि एक प्रकार का क्या होता है, उत्तक यानी टिश्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं कहां पर। पादप का मतलब पेड़ पौधे में जो, जिसे हम लोग ना कभी चाकू को लेके जाते हैं, ग्रास लेके जाते हैं, मार देते हैं, छो निकल जाता है, लट्ठा सब जो निकलता है। ठीक है, तो ये संचित कहाँ रहता है, ये रहता है कोशिकीय रिक्तिकाओं में। ठीक है, सेलुलर वैक्यूलस में। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, किडनी। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेफ्रॉन यानी किडनी। बात आई है किडनी की, तो किडनी, ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, 2 किडनी होता है। ठीक है, किडनी का आकार सेम की तरह होता है। ठीक है, इसका वजन 140 ग्राम। ठीक है, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उतना अंदर नहीं जाना हम लोग को, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, आपका नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधा से क्या क्या निकलता है, पौधा से आपका टेनिन निकलता है, रेजिन निकलता है, गोल निकलता है, अर्थात सभी निकलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार जब तक यानी कि अपने से समझ में पूरा क्वेश्चन आपको ना आ जाए तब तक देखिए। ठीक है, ताकि बिहार बोर्ड में यहां से कोई क्वेश्चन यदि एक भी सेट उठ के गया तो समझ लीजिए क्या होगा। ठीक है, आपका 40 में 40 सही होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि 40 नंबर यदि सही करना है तो इसको शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा। अगला बोल रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु, द मेन सेंटर ऑफ मेमोरी इज, यानी कि ब्रेन का यादाश्त वाला भाग कौन होता है, ये आपका होता है सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है,
मस्तिष्क भी कहते हैं, पढ़ाए थे ना, ठीक है। मस्तिष्क इसको बोलते हैं, यानी कि मेमोरी का काम करता है, ठीक है। ये जो प्रमस्तिष्क होता है पूरे ब्रेन का कितना 66% या 2/3 भाग होता है ना। और हमारा जो मस्तिष्क होता है 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो उतना डिटेल हम लोग यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। जड़ मतलब ये पेड़ का जड़ हो गया, अधोगामी मतलब क्या, इधर नीचे, नीचे की ओर, जड़ का नीचे की ओर, नीचे मतलब क्या, धरती की ओर, धरती का मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण की दिशा, ये ना, ठीक है। मतलब क्या, द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड, ठीक है। नीचे गति कर रहा है, नीचे गति करेगा क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही यदि पेड़ पौधे प्रकाश की दिशा में गति करता है जिसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एस्ट्रोजन क्या, सॉरी, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन सबसे पहले मेल 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 हो गया, एगो नर हो गया, एगो मादा। नर और मादा समझता है, नर मतलब मेल मतलब लड़का, और मादा मतलब फीमेल, फीमेल मतलब लड़की, ठीक है। मेल में क्या होता है, 2 गो टेस्टिस होता है, 2 गो टेस्टिस होता है, ठीक है। टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये मेल का क्या हो गया, यानी कि ये हार्मोन हो गया, ठीक है। अब फीमेल में होता है ओवरी और ओवम, ओवरी और ओवम, यानी कि ये हो गया उसका ओवरी, ये क्या हो गया, ओवरी, ओवरी, ओवरी में बनता है ओवम, और ओवरी में क्या बनता है, ओवम। ये ओवम लड़की में क्या गो, लड़कियों में यानी मादा में, फीमेल में ओवम 2 गो, लड़का में टेस्टिस क्या गो, 2 गो। यही ओवरी में बनता है आपका क्या, ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, 3 गो हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी कराता है। रिलैक्सिन, सॉरी, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, ये क्या करता है, भ्रूण को प्रोटेक्शन देता है, भ्रूण को प्रोटेक्शन देता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी यानी कि नॉर्मल नहीं दिखा दे रहा, अच्छा चलो, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मतलब हम ये बताना चाह रहे थे, आपको बताना ये चाह रहे थे कि यानी कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, मादा के कहां से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। और एक नहीं, मादा का 3 हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का काम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल करना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि ये 28 दिन का साइकिल होता है। उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन होता है जो क्या करता है, यानी कि आपके भ्रूण को प्रोटेक्शन देता है, भ्रूण के प्रोटेक्शन देता है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होता है, महिलाओं में जिम्मेदार होता है। तो महिलाओं में ये 3 हार्मोन, ठीक है। और तीनों कहां से निकलता है, यानी कि महिलाओं के ओवरी यानी कि अंडाशय से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, अंडाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपरागन, स्वपरागन परपरागन, स्वपरागन परपरागन, ठीक है। परागन कहते हैं उसे जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उसको क्या कहते हैं, परागन। परागन 2 प्रकार का होता है, एगो स्वपरागन, एगो परपरागन। तो ये स्वपरागन जो होता है दोनों पुष्पों में होता है, एक लिंगी में भी होता है और उभयलिंगी में। अर्थात इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय के किस भाग में, in which part of the uterus does the embryo develop। गर्भाशय में ही होता है, गर्भाशय है यानी कि यूटेरस के किस भाग में, ये एंडोमेट्रियम होगा, क्या होगा, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी ये यानी कि यूटेरस के अंदर ही पाया जाता है, यूटेरस के अंदर दीवार, ठीक है, वही होगा, उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो देखिए, पुरुष में पाया जाता है वेस डिफरेंस, ये वेस डिफरेंस, टेस्टिस, टेस्टिस से जो 2 नस निकले आता है इसी को कहा जाता है वेस डिफरेंस, ठीक है। तो पुरुषों में केवल, ठीक है, यही पाया जाता है। मतलब इस ऑप्शन के आंसर, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के आंसर सिर्फ क्या है, शुक्रवाहिका ही है पुरुष का इसमें, ठीक है। बाद में इसमें जितना भी पार्ट है सारे सारे क्या है, महिलाओं का है, लेकिन पूछा क्या है, पुरुष का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को लिया था। किसके पौधे को लिया था? मटर के पौधे को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने अपने प्रयोग में किस चीज के पौधे को चुना था? तो अपने प्रयोग के लिए इन्होंने बगानी मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, इसे आधुनिक अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। जबकि आधुनिक अनुवांशिकता का जनक कहा जाएगा ना, तो ये होगा टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, और जबकि आधुनिक आनुवांशिकता का जनक कहेगा तो टी.एच. मॉर्गन लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? मतलब ईसाई धर्म में चर्च में पूजा करते थे। तो क्या हो जाएगा? मेंडल किस देश में ईसाइयों का एक मठ के पादरी थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये यूरोप महादेश का एक देश है। ठीक है, तो मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम लोग अपने मुकाम की ओर पहुंच गए हैं। ठीक है, आज का ये लास्ट सेशन चल रहा है। ठीक है, और 2 मिनट दिल थाम के बैठिए। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर जो अवस्थित है यह है आपका जगत। क्या है? जगत। आपको बताना है कि वर्गीकरण के सबसे निचले पायदान पर कौन है, अर्थात वर्गीकरण का इकाई क्या होता है। वर्गीकरण का इकाई क्या होता है, यानी किससे मिलकर ये यानी कि वर्गीकरण बना होता है। ठीक है, वर्गीकरण के सबसे ऊपर में जगत, तो वर्गीकरण के सबसे नीचे में कौन होता है? प्लीज कमेंट करके आप हमें बताएं। ठीक है, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। तो सूक्ष्म उपभोक्ता कवक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? शैवाल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन यहां से नहीं, कई क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले, ठीक है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो आता है सन। ठीक है, सन से एनर्जी मिला। ठीक है, पेड़ पौधे को ध्यान देना है। ठीक है, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधा, कैसा पौधा? हरे पेड़ पौधे को उत्पादक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हरे पेड़ पौधे को खाएगा, मतलब उपभोक्ता आएगा। कौन आएगा? उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करेगा। हरे पेड़ पौधे भोजन को बनाया, उसके बाद उपभोग करेगा। ठीक है, उपभोक्ता को 3 श्रेणी में, ये पहला श्रेणी, ये दूसरा है, ये क्या है? तीसरा पोषी स्तर, ये तीसरा आहार श्रृंखला में आता है। ठीक है, तो देखिए पहला पोषी स्तर में आएगा आपका कौन? शाकाहारी। दूसरा में आएगा सर्वाहारी। तीसरा में आएगा मांसाहारी। ठीक है, जैसे शाकाहारी में आ गया बकरी। ठीक है, सर्वाहारी में आ गया मनुष्य, और उसके बाद शेर दे दीजिए, मतलब क्या? उसके बाद आएगा अपघटक में आ जाएगा आपका कौन? दे दीजिए चील, दे दीजिए, ये दीमक लगता है तो हाँ दीमक। अब देखिए इसको समझिए, ये है आपका आहार श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ऊर्जा मिला सूर्य से, अर्थात आहार श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य हो गया। सूर्य से ऊर्जा मिला किसको? इन्हें हरे पेड़ पौधे को, हरे पादप यानी पेड़ पौधे को। ठीक है, पेड़ पौधे को खा गया कौन? बकरी को कौन खा जाएगा? मनुष्य। और मनुष्य को कौन खा जाएगा? शेर। उसके बाद शेर को कौन खाएगा? चील कहेगा, इंतजार करेगा, शेर को कहेगा तुम मर, हम तुमको खा जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? आहार श्रृंखला है। तो उपभोक्ता का, ठीक है, पहला स्तर में कौन आता है? शाकाहारी। दूसरा स्तर में क्या आएगा? सर्वाहारी। और तीसरा स्तर में मांसाहारी। यहाँ क्या पूछा है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीव किस श्रेणी में आएगा? तीसरा में।
तृतीय उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता कौन पार्ट, तीसरा पार्ट है ना, ठीक है। तो यानी कि मांसाहारी किसमें आ जाएगा, तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा, शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आएगा, सर्वाहारी, ठीक है। और इधर अपघटक क्या हो जाएगा, चील। तो इससे हमको एक आहार श्रृंखला भी बन गया। आहार श्रृंखला क्या बना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि सर घास, घास बोलो या हरे पेड़ पौधे, घास को खा जाएगा बकरी, बकरी को खाएगा मनुष्य, बकरी को खाएगा मनुष्य, मनुष्य को खाएगा शेर, और लास्ट में शेर को भी मरने के बाद कौन खा जाएगा, चिल्ला खा जाएगा। कौन खा जाएगा, चिल, गिर 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 खा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आहार श्रृंखला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को जाता है, ये जाता है आपका क्या परसेंट, 10%। ये किसका कहना था, ये लिंडमान का नियम था, लिंडमान का नियम था। लिंडमान ने 2 टाइप का नियम दिया था। अभी पोषी स्तर ये, ठीक है, पोषी स्तर उत्पादक, ठीक है, उपभोक्ता था, उपभोक्ता, और क्या था लास्ट में, अपघटक था, अपघटक, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि सूर्य से इसको 10,000 कैलोरी ऊर्जा मिला, ठीक है। तो इसके बाद उपभोक्ता को 3 भागों में बटा गया था ना। तो प्रथम उपभोक्ता को इसका 10% ही मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 1000। दूसरा उपभोक्ता को इसका 10%, 100 ही मिलेगा कैलोरी। तीसरा उपभोक्ता को इसका 10%, यानी 10 कैलोरी ही मिलेगा। और जबकि इसके बाद कौन, अपघटक, अपघटक में कौन आया था, चील। मतलब अपघटक को 10 का 10% कितना निकलेगा, 1%, अर्थात 1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा किसको, अपघटक में, चील को। अर्थात सबसे ज्यादा ऊर्जा मिला किसको, उत्पादक को, और सबसे कम ऊर्जा किसको मिला, अपघटक को। इसीलिए चिल्ला दिन भर खाते रहता है, उसको कितना भी खाए क्या करेगा, पेट ही नहीं भरता, एनर्जी ही नहीं मिलता उसको, ठीक है। ये था लिंडमान का नियम। हाँ, लिंडमान ने एक बात और बोला था, ठीक है, कि एनर्जी यदि देंगे तो 10%, लेकिन जहर देंगे, ठीक है, तो ये 10% में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब यदि कोई चूहा, ठीक है, यानी कि चूहा, यानी कि गाछ वृक्ष या गेहूं के खेत में हम लोग चूहा को मारने के लिए यदि दवा मिला दे, 1% जहर रहेगा, तो इसको क्या मिलेगा, 10%। इसका 10% बढ़कर इसको मिलेगा, इसका 10% मिलकर इसको मिलेगा, ठीक है, और इसका 10% बढ़कर इसको आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको 10,000, मतलब आहार श्रृंखला में यदि जहर खाएगा सबसे पहले कौन मरेगा, अपघटक ही मरेगा, अर्थात चील ही मरेगा। समझ में आया कुछ। इसीलिए आजकल दिन प्रतिदिन चील हो गया, गिद्ध हो गया, इसके बाद ही कम होती जा रही है। तो ये था आपके बिहार बोर्ड द्वारा जारी साइंस का मॉडल सेट का सॉल्यूशन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। नीचे इसका सब जो है ना, क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव है। आप यदि कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना के दीजिए, तो हम जरूर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो यानी कि आज खत्म क्या, यानी कि हम लोगों ने यानी कि टॉप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।